नमस्कार मित्रों, जीडी क्लासे 96 यूट्यूब चैनल की इस ऑनलाइन वीडियो श्रृंखला में मैं राजेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने रक्त के बारे में बात की थी और जहां तक अपन ने बात अधूरी छोड़ी थी वहीं से आगे आज अपन कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको यह कहा था कि जो ब्लड का अध्ययन होता है उसे हम हीमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। मैंने यह भी कहा था कि जो ब्लड होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात ब्लड हल्का क्षारीय होता है। हम लोगों ने यह भी बात की थी कि ब्लड एक कोलोइडी विलयन होता है। मैंने आपको बताया था ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है और मैंने आपको यह भी कहा था कि ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लड की उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है जो जनन स्तरों का दूसरी जनन लेयर का निर्माण करती है। अपने को इन बातों को तमाम जानकारियों को ध्यान में रखना है और इसी आगे आज अपन कंटिन्यू करते हुए ब्लड को और आगे समझेंगे। मैं आपको बता दूं कि वक्त का हर क्षण और रक्त का हर कण अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए अपन ब्लड के ऊपर इतने अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अपन लोग जब ब्लड का अध्ययन करेंगे तो ब्लड को अपन दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड में सबसे पहला भाग अपन बांटेंगे, इसके ऊपर प्लाज्मा के ऊपर बात करने वाले हैं। किसके ऊपर? प्लाज्मा के ऊपर मैं बात करूंगा कि ये ब्लड का प्रथम कंपोनेंट होता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा के बाद में अगली कड़ी अपनी होगी रुधिर कणिकाओं की, अर्थात रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाओं की अपन बात करेंगे। रक्त कणिकाएं या रुधिर कणिकाएं कहते हैं इनको, इनके ऊपर अपन बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस ब्लड को आज अपन दो भागों के अंदर बांटकर बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि जो रुधिर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको अपन रक्त कहते हैं, इसको अपन रुधिर कहते हैं, इसको अपन शोणित कहते हैं, इसको अपन लोहित कहते हैं, इसको अपन लहू कहते हैं। ये तमाम जानकारियाँ, अर्थात इसको अपन खून भी कहते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट नाम अपन भूल ही रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो रक्त होता है इसको अपन दो तरीके से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसका जो प्रथम कंपोनेंट होता है वो होता है प्लाज्मा, अर्थात रक्त का अधिकांश भाग प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। मित्रों, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्लाज्मा होता है इस प्लाज्मा के अंदर लगभग 90% तक क्या होता है? वाटर होता है, अर्थात जल होता है। 90 से 92% तक क्या पाया जाता है? इसके अंदर वाटर पाया जाता है। अगली बात, अगर अपन बात करें जल की तो जल इसमें तो 90% हो गया। अगर अपन बात करें तो 10% बाकी बच गया, वो क्या है? अर्थात 8 से 10% तक इसमें क्या पाया जाता है? इसमें 8 से 10% तक पाया जाता है। वो होता है आपका खनिज लवण। क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं। और इसके साथ में प्रोटीन भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटीन। तो यहाँ पर अपने को ये बातें याद रखनी है कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% तक तो क्या होता है? वाटर होता है। कितना? 90 से 92% तक वाटर होता है। 8 से 10% तक खनिज लवण और प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है। और अगर अपन रुधिर कणिकाओं की बात करें तो रक्त कणिकाओं के अंदर अपन किसको पढ़ने वाले हैं? तो रक्त कणिकाओं के अंदर अपन सबसे पहले पढ़ेंगे आरबीसी को, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी को और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स को पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स को पढ़ने वाले हैं। तो कहने का मतलब इनकी बातें अपन लोग रुधिर कणिकाओं के अंदर करेंगे। और प्लाज्मा में अपन लोग किसकी बात कर रहे हैं? 90% वाटर होता है इसके अंदर और 8 से 10% इसके अंदर खनिज लवण और प्रोटीन पाए जाते हैं। ये बात अपने को याद रखनी है। अगर मैं बात करूं इन खनिज लवणों की तो खनिज लवण जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन्स होती है वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पर अपने को इस प्लाज्मा के अंदर 4 प्रकार की प्रोटीन देखने मिलती है। वो प्रोटीन होती है, पहली प्रोटीन का नाम है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। कौन सी? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन। और जो दूसरी प्रोटीन है उसका नाम है
पहली तो हो गई प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, और जो दूसरी प्रोटीन होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, ये याद रखना कि एक होती है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन और ग्लोब्यूलिन, एक होती है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन और तीसरी जो होती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन सी होती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। यहाँ पर ये 3 प्रोटीन हो गई, ठीक है ना। कौन कौन सी? प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स जो होती है। यहाँ पर अगर अपन बात करें प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का काम क्या होता है, तो याद रखना जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है वो रक्त का थक्का जमाने का काम करती है, ब्लड क्लोटिंग का काम करती है। रक्त का थक्का जमाने का काम कौन सी प्रोटीन करती है? तो वो होती है रक्त का थक्का जमाती है, वो अपनी हो गई, कौन सी हो गई? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। और जो ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है, ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्रतिरक्षी तंत्र का विकास करती है, प्रतिरक्षी तंत्र के विकास में सहायक होती है। और ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन ये भी 3 प्रकार की होती है, एक होती है अल्फा ग्लोब्यूलिन, एक होती है बीटा ग्लोब्यूलिन और एक होती है गामा ग्लोब्यूलिन। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एल्ब्यूमिन प्रोटीन की, किसकी बात कर रहा हूं? एल्ब्यूमिन प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन के अंतर्गत आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये जो काम करती है खनिज लवणों के ऊपर काम करती है। ये खनिज लवणों का संतुलन का काम करती है। किसका काम करती है? खनिज लवणों के संतुलन का काम कौन सी प्रोटीन करती है? तो याद रख लेना कौन सी करती है, तो वो होती है आपकी, कौन सी होती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है वो आपकी क्या काम करती है? खनिज लवणों के संतुलन का काम करती है। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की, किसकी बात करूं? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो जो ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है ये रक्त का थक्का तो जमाती है, लेकिन इस प्रोटीन के साथ में एक और प्रोटीन पाई जाती है, चौथे प्रकार की प्रोटीन जिसको अपन कह सकते हैं, वो होती है फाइब्रिनोजन। कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन। और ये जो फाइब्रिनोजन होती है ये तंतु रूप में उपस्थित रहती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, और इसका भी काम होता है ब्लड क्लोटिंग का, रक्त के थक्के को जमाना। ये इन दोनों प्रोटीन का काम होता है। अक्सर एग्जाम के अंदर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन के बारे में पूछा जाता है कि इन प्रोटीन का काम क्या होता है, तो आपको जानकर आज पता चल गया कि ये दोनों प्रोटीन्स होती है रक्त के थक्के को जमाने के लिए काम करती है। और ये जो प्रतिरक्षी तंत्र वाला क्वेश्चन है ना, जो ग्लोब्यूलिन्स वाला, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है। पिछली बार शायद RS नहीं, जो पटवार प्री का परीक्षा थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का काम क्या होता है, तो प्रतिरक्षी तंत्र के विकास के लिए ये प्रोटीन सहायक होती है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको ये बातें कंप्लीट समझ में आ गई होगी। अगली अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है एल्ब्यूमिन प्रोटीन और जो खनिज लवणों का संतुलन। इस खनिज लवणों के संतुलन को एक और नाम से जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से बना था कि जो ऑस्मो रेगुलेशन की जो प्रक्रिया होती है, कौन सी? ऑस्मो रेगुलेशन की जो प्रक्रिया होती है, अर्थात परासरण नियमन। कौन सी प्रक्रिया? परासरण नियमन की जो प्रक्रिया होती है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ परासरण नियमन, या कहते हैं इसको ऑस्मो रेगुलेशन। ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया का नियमन करती है कौन सी? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, अर्थात खनिज लवणों के नियमन का काम। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जानते हैं कि परासरण की क्रिया किसे कहते हैं? पदार्थ अपनी अधिक जो विलायक होता है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब गमन करता है तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं? इस घटना को अपन परासरण कहते हैं। तो कहने का मतलब खनिज पदार्थ जो होते हैं प्लाज्मा के अंदर, इन खनिज पदार्थों को क्या करना? आपस में नियमन करना होता है, अर्थात इनको संतुलन बनाए रखना होता है। और ये जो काम होता है ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन का होता है, ठीक है ना। कभी कहते हैं, अपने मारवाड़ी में कहते भी हैं कि जो अपन मैं खाता तो बहुत हूँ लेकिन वो मेरे गुण नहीं करता। मतलब ये हो गया कि वो खा तो रहा है लेकिन उसका पूरा भोजन है, वो भोजन पूरा पचित नहीं होने के कारण सभी अंगों तक समान मात्रा में नहीं जा पाता है। इसी कारण से इसमें परासरण वो क्यों होता है? क्योंकि परासरण नियमन में असंतुलन होना वो उसका काम हो जाता है। कहने का मतलब अंग नहीं लगता भोजन, ठीक है ना। खाता तो बहुत है लेकिन अंग नहीं लगता, कारण परासरण नियमन की जो प्रोसेस है
उसमें असंतुलन अर्थात खनिज लवण है, वो खनिज लवण है उनका असंतुलन होता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर अपने को ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर अपन लोगों ने प्लाज्मा के ऊपर बात की थी। एक बात और बता दूं मैं आपको प्लाज्मा के ऊपर कि प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ये 4 प्रकार की, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूमिन, एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन। इन चारों के मैंने काम बता दिए। अब मैं आपको एक नाम और बता रहा हूं जिसको अपन कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। सीरम क्या होता है उसके बारे में बता दूं। सीरम किसे कहते हैं? सीरम का मतलब होता है कि यदि इस प्लाज्मा में से आप, सीरम का मतलब होता है यदि प्लाज्मा में से आप यदि किसको कम कर दें, इस प्रोथ्रोम्बिन को और फाइब्रिनोजन को घटा दें। किसको? प्रोथ्रोम्बिन और किसको घटाना है? एक तो प्रोथ्रोम्बिन को घटाना है और एक फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन को हटा दो, फाइब्रिनोजन को हटा दो तो जो बच्चा जाता है वो आपका सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरम। तो सीरम किसे कहते हैं ये याद रख लेना। सीरम होता है, आपने अक्सर हॉस्पिटल के अंदर देखा होगा कि जो सीरम होता है वो मनुष्यों को चढ़ाया जाता है, रोगी को चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो क्या होता है कि प्लाज्मा होती है, उस प्लाज्मा में से प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन को हटा देते हैं तो वो सीरम कहलाता है। और इस सीरम अर्थात ये जो सीरम होता है, इस सीरम को अगर ब्लड के में, आप जानते हैं ब्लड के अंदर रक्त कणिकाएं होती है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर रक्त कणिकाओं की बिल्कुल कमी है ही नहीं, WBC, RBC, ठीक है, प्लेटलेट्स, इनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके अंदर कमी किसकी है? केवल प्लाज्मा में, प्लाज्मा की कमी होती है। तो उस समय अर्थात उसके अंदर केवल प्रासरण नियमन ढंग से नहीं हो पाता है, इस कारण से उसके अंदर क्या चढ़ाया जाता है? सीरम चढ़ाया जाता है। ठीक है ना, सीरम चढ़ाया जाता है, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, तो आज अभी मैंने आपको प्लाज्मा के बारे में ये बातें बता दी थी। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ, रक्त कणिकाओं के ऊपर लेकर चलता हूँ। ठीक है ना, तो अब अपन बात करेंगे रक्त कणिकाओं के। अगर मैं बात करूं रक्त कणिकाओं की, तो रक्त कणिकाओं के अंदर 3 प्रकार की जो ये रक्त कणिकाएं होती है। पहली होती है आपकी RBC, दूसरी होती है WBC और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। इन तीनों के ऊपर अपने को बात करनी है एक एक करके। मैं आपको बता दूं, यदि अपन बात करें RBC के ऊपर, जहां तक एग्जाम के अंदर अगर सवाल पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो RBC से आते हैं। अपन लोग पॉइंट टू पॉइंट RBC के ऊपर बात करने वाले हैं, इसीलिए ऐसे पॉइंट लेंगे जो ज़्यादातर परीक्षाओं में कई बार पूछे हुए हैं। अपने को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल और केवल RBC के उन पॉइंट को उठाएंगे जो परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट चलने वाला हूं। अपना पहला पॉइंट RBC के ऊपर मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। RBC की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड कार्पल्स, अर्थात लाल रक्त कणिकाएं इसको कहते हैं। सबसे पहले अपन अगर RBC की बात करें तो लाल रक्त कणिकाएं, अपन पहला पॉइंट इसका होता है उपनाम का। क्या नाम है? इस उपनाम कौन कौन से RBC को और किस नाम से जानते हैं? सबसे पहले तो अपने को ये याद रखना, RBC को अपन लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल रुधिर कणिकाओं के नाम से जानते हैं। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि RBC को हम लोग रक्ताणु के नाम से भी जानते हैं। तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि RBC को हम इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? इरिथ्रोसाइट, अर्थात जो साइंटिफिक नाम मेडिकल साइंस के अंदर जो नाम दे रखा है वो इरिथ्रोसाइट है। तो अपने को याद रखना, रक्ताणु, रक्त के अणु, इरिथ्रोसाइट और लाल रुधिर कणिकाएं, ये RBC के उपनाम हैं। ठीक है ना। अब दूसरी बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि RBC का जो निर्माण होता है, RBC निर्माण स्थल,
आरबीसी निर्माण स्थल कौन सा है, ये बात याद रखनी है। तो आरबीसी आप सभी जानते हैं कि आरबीसी का जो निर्माण स्थल है, पहली बात तो याद रखना कि जो वयस्क मनुष्य जो होता है, एक वयस्क मनुष्य के अंदर, एडल्ट के अंदर अगर अपन बात करें तो एडल्ट के अंदर लाल अस्थि मज्जा के अंदर, कहाँ पर, लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। और दूसरी मैं बात करूं, अगर भ्रूणीय अवस्था के अंदर, कहाँ पर, भ्रूणीय अवस्था में, अगर भ्रूणीय अवस्था की अगर अपन बात करें तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो लीवर के अंदर होता है, यकृत के अंदर। और दूसरी बात है तिल्ली, जिसको अपन स्प्लीन कहते हैं, स्प्लीन के अंदर निर्माण होता है। प्लीहा कहो या तिल्ली कहो, उसके अंदर भ्रूणीय अवस्था के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। तीसरी अगर अपन बात करें आरबीसी निर्माण की क्रिया, आरबीसी निर्माण की क्रिया, आरबीसी निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, आरबीसी निर्माण क्रिया। तो याद रख लेना, आरबीसी निर्माण की क्रिया को अपन हीमोसाइटोसिस कहते हैं, हीमोसाइटोसिस कहते हैं, हीमोसाइटोसिस कहते हैं। और या फिर अपन इसको कह सकते हैं कि इसको अपन इरिथ्रोपोएसिस के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, इरिथ्रोपोएसिस, 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 इरिथ्रोपोएसिस और हीमोसाइटोसिस कहें या हीमोपोएसिस भी कह सकते हैं इसको, हीमोपोएसिस। तो याद अपने को यहाँ पर 3 पॉइंट मैंने आपको अभी बता दिया कि आरबीसी का उपनाम कौन कौन से हैं, आरबीसी का निर्माण स्थल कौन कौन से हैं और आरबीसी निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं। इन 3 पॉइंटों के ऊपर बात करने के बाद में चल रहा हूँ आगे, चौथे पॉइंट के ऊपर बात करूँ मैं। तो चौथा पॉइंट अपना यह है कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है। चौथे पॉइंट कौन सा है, आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, इस पॉइंट के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो आरबीसी की संख्या अगर देखें तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट बना दो। पहला पॉइंट पुरुषों में और दूसरा पॉइंट महिलाओं में। पुरुषों में आरबीसी की जो संख्या होती है वो होती है लगभग 50 लाख से 55 लाख प्रति घन mm होती है। ठीक है ना, कितनी, 50 लाख से 55 लाख प्रति घन mm। ठीक है ना, किसकी संख्या होती है, आरबीसी की होती है। और जो महिलाएं होती है, महिलाओं के अंदर इससे थोड़ी कम होती है। महिलाओं में कितनी होती है, तो याद रख लेना, महिलाओं में 45 से 50 लाख प्रति घन mm। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आरबीसी की संख्या पुरुषों में 50 लाख से 55 लाख और महिलाओं में 45 से 50 लाख के आसपास होती है। ठीक है ना, ये बात अपने को याद रखनी है। ठीक है ना। अब अपन लोग बात करें, अगर ये जो आरबीसी होती है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है। यहाँ तक नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है ना। अब देखो 5वें पॉइंट की अगर अपन बात करें तो 5वां पॉइंट अपना जो आता है वो होता है, 5वां पॉइंट है आरबीसी का जीवन काल। क्या है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल। तो आप सभी जानते हैं कि जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है, मनुष्य के अंदर आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। अर्थात 120 दिन के बाद में ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, उससे पहले ये अच्छे से काम करती है। ठीक है ना, ये बात अपने को याद रखनी है। और जो छठा पॉइंट आता है वो होता है आरबीसी का, आरबीसी में केंद्रक। अर्थात मैं बात करूं आरबीसी में केंद्रक की, आरबीसी में
केंद्रक की बात करूं, ये पॉइंट याद रख लेना, ठीक है ना, इन पॉइंटों से ही क्वेश्चन बनेंगे। आरबीसी में केंद्रक की बात करूं मैं तो याद रख लेना, स्तनधारी की आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं होता है। स्तनधारी की आरबीसी में, स्तनधारी की आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक होता है वो अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। लेकिन अपवाद की अगर अपन बात करें, यहाँ पर एक अपवाद है, याद रख लेना, यह अपवाद यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आरबीसी जो है वो स्तनधारियों में केंद्रक नहीं पाया जाता आरबीसी में, लेकिन याद रख लेना एक ऊंट है, ऊंट की जो आरबीसी होती है उसके अंदर आपको केंद्रक देखने मिलेगा, और एक है लामा, लामा की आरबीसी में केंद्रक देखने मिलेगा, और तीसरा आपने को ये याद रखना जिराफ, जिराफ की आरबीसी में आपको केंद्रक देखने मिलता है। लेकिन एक एम्फीबियन के बारे में भी बता दूं, मेंढक की आरबीसी में भी केंद्रक देखने मिलता है। ये बातें अपने को याद रखनी है। तो यहाँ पर अपन लोगों ने पढ़ लिया कि आरबीसी में केंद्रक होता है कि नहीं होता, तो आपने को ये याद रखना कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है ना। अब अपने को बात करना ही है आरबीसी के ऊपर 7वें पॉइंट पर, ठीक है ना। अगर मैं 7वें पॉइंट पर बात करूं, आरबीसी में 7 नंबर के पॉइंट पर अगर बात करें अपन, तो आरबीसी की जो साइज क्या होती है, आरबीसी का आकार क्या है, आरबीसी का आकार, तो याद रख लेना जो आरबीसी होती है उस आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो अपने को ये याद रखना कि इसका आकार डंबलाकार होता है। कैसा होता है? डंबलाकार। और डंबलाकार, डंबलाकार कैसे बनती है, याद रख लेना, ये रहा आपका डंबलाकार, यहाँ ऐसे बना दिया, यहाँ ऐसे बना दिया, इस तरीके से ये डंबल सैब आकृति बन गई। तो कहने का मतलब ये डंबलाकार आकृति, आरबीसी की आकृति कैसी होती है, डंबलाकार आकृति। और जब इस आकृति को आप देखते हैं तो यहाँ पर ये अवतल सतह आपको दिखाई दे रही है, एक इधर से अवतल सतह दिखाई दे रही है, तो कहने का मतलब 2 अवतल सतह अर्थात द्विअवतलाकार, बाइकॉनकेव, अपन इसको द्विअवतलाकार भी कह सकते हैं। तो कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि आरबीसी की आकृति कैसी होती है, तो द्विअवतलाकार या बाइकॉनकेव, ठीक है ना। तो याद रख लेना कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, द्विअवतलाकार। अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 8 की, तो 8वां पॉइंट अपना ये कहता है कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी कहां पर जाकर नष्ट हो जाती है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो याद रख लेना आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहें या इसको अपन बूचड़ खाना कह सकते हैं, बूचड़ खाना, बूचड़ खाना क्या कह सकते हैं, बूचड़ खाना। आपको पता है बूचड़ खाना किसे कहते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आते ही सबसे पहले इन बूचड़ खानाओं को ही बंद किया था। तो यहाँ पर आरबीसी का कब्रिस्तान कहें या बूचड़ खाना कहें, किसे कहेंगे, तो वो अपना होता है तिल्ली कह देते हैं इसको अपन स्प्लीन कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, इसको अपन प्लीहा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो तिल्ली या प्लीहा यहाँ पर आरबीसी नष्ट हो जाती है, तो कहने का मतलब अर्थात 120 दिन के बाद में जो आरबीसी तिल्ली या प्लीहा में पहुंच जाती है वहाँ पर ये नष्ट हो जाती है, इसीलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान या बूचड़ खाना के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये बात अपने को याद रखनी है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं आरबीसी के ऊपर, तो 9वां पॉइंट जो आरबीसी का आता है वो पॉइंट ये है कि आरबीसी का रंग कैसा होता है, आरबीसी का कलर कैसा होता है, आरबीसी का रंग आप सभी जानते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है, और ये वर्णक रंग प्रदान करता है। आरबीसी को कैसा रंग प्रदान करता है, तो आरबीसी को ये लाल रंग प्रदान करता है। तो आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल रंग की आरबीसी मनुष्य के अंदर आपको देखने मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने को आरबीसी के 9 पॉइंट का अपन ने बात कर ली थी, और अब अपन चलेंगे आरबीसी के अगले पॉइंटों के ऊपर। अगर मैं बताऊं आरबीसी के अगले पॉइंटों के, यहाँ पर देखो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए,
एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, इन 9 पॉइंटों को नोट करो। देखो, अब देखो, अगर मैं बात करूं आरबीसी के 10वें पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो आरबीसी जो होती है, इस आरबीसी की अगर आरबीसी में यदि संख्या के अंदर, अगर आरबीसी की संख्या में कमी या अधिकता होने पर क्या होता है, आरबीसी की संख्या में कमी या अधिकता होने पर क्या होता है, तो अपने को याद रखना है कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी की संख्या में कमी होने पर एक रोग हो जाता है जिसको अपन कहते हैं आरबीसी एनीमिया रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया। तो यहाँ पर ये 10वां पॉइंट अपने को ये याद रखना है कि आरबीसी में आरबीसी की कमी, अगर मनुष्य में आरबीसी की कमी हो जाए, आरबीसी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? अपन कह सकते हैं इसको एनीमिया कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? एनीमिया कह सकते हैं। इसी रोग को एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? रक्ता अल्पता। रक्ता अल्पता, ठीक है ना, रक्ता अल्पता के नाम से भी जानते हैं, रक्ता अल्पता, ठीक है ना, रक्ता अल्पता कह सकते हैं अपन लोग। तो कहने का मतलब इसको एनीमिया कह सकते हैं, इसको रक्ता अल्पता कह सकते हैं, और अरक्तता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अरक्तता भी कह सकते हैं। तो याद रख लेना, इसमें अपने को हीमोग्लोबिन की कमी कहें, हीमोग्लोबिन की कमी कहो, आरबीसी की कमी कहो, या आयरन की कमी कहो, इनमें आयरन की कमी कहो, इनकी कमी से होने वाला जो रोग होता है वो कौन सा है? एनीमिया रोग कहलाता है। कौन सा रोग कहलाता है? एनीमिया रोग। और जब ये रोग हो जाता है, देखिए गवर्नमेंट ने भी अपनी एक स्कीम चला रखी है कि जितने भी जो गांव के अंदर जो डिस्पेंसरियां बनी हुई है, उन डिस्पेंसरियों में तथा जो सरकारी स्कूल है, उन सरकारी स्कूल में छोटे बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं के लिए नीले रंग की आयरन की गोलियां जो कि दी जाती है निःशुल्क। वो क्यों दी जाती है? क्योंकि इस रोग से बचाव के लिए दी जाती है। ये बात अपने को याद रखनी है, ठीक है ना। अगली मैं बात करूं आरबीसी की, अगर मैं बात करूं आरबीसी के ऊपर 11वें पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो आरबीसी जो होती है, आरबीसी के अंदर आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना, अगर ये हीमोग्लोबिन आप बाहर पहाड़ी क्षेत्र में निकलते हैं, ठीक है ना, पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, पहाड़ की तरफ ऊपर की तरफ चढ़ते जाएंगे तो आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी होती जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप पहाड़ में ऊपर चढ़ते हैं तो वायु दाब में कमी आती है, और जब वायु दाब में कमी आती है मित्रों तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन को अपनी संख्या को बढ़ाना पड़ता है। इसी कारण से जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं उनमें आरबीसी की संख्या अधिक होती है। ये बात अपने को याद रखनी है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी होती है। आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी होती है, बढ़ोतरी होती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर आरबीसी की संख्या में जैसे जैसे पहाड़ पर जाओगे तो, और एक क्वेश्चन और बनता है कि आप जब सो रहे होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं उस समय आरबीसी की संख्या में क्या होगी? दिमाग लगाइए, जब आप सो रहे होते हैं तो आपका शरीर काम नहीं कर रहा होता है, अर्थात कम आरबीसी की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की कम जरूरत होती है। तो जब ऑक्सीजन की कम जरूरत होती है तो आरबीसी की संख्या में भी क्या आती है? कमी आती है। तो कहने का मतलब जब सोने पर, ठीक है, सोने पर आरबीसी की संख्या में कमी होती है, आरबीसी की संख्या में कमी होती है, लगभग 5% तक
मानते हैं अनुमान से। ठीक है ना, कितनी कमी होती है, लगभग 5% कमी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सोने पर आरबीसी की संख्या में कमी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब अपने को ये याद रखना है कि जो आरबीसी होती है, जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जैसे अफ्रीका के अंदर एक प्रजाति है जिस प्रजाति का नाम है बूचा प्रजाति, और ये जो प्रजाति होती है, इस प्रजाति के कारण हाँ, तो सोने पर आरबीसी की संख्या में कमी होती है। अगले पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूं। अगला पॉइंट अपना आता है कि जो आरबीसी होती है, उस आरबीसी के अंदर यदि आरबीसी की संख्या शरीर में बढ़ जाए तो क्या होगा। आरबीसी की संख्या शरीर में बढ़ जाए, आरबीसी की संख्या शरीर में बढ़ जाए, शरीर में बढ़ जाए। अगर आरबीसी की संख्या शरीर में बढ़ जाती है तो एक रोग हो जाता है जिसका नाम है, क्या नाम होता है, आरबीसी की संख्या यदि शरीर में बढ़ जाती है तो एक रोग हो जाता है जिसको अपन कहते हैं पॉलीसाइथेनिया। क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेनिया। इसको कहते हैं पॉलीसाइथेनिया, साइथेनिया या साइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अगर अपन बात करें आरबीसी के ऊपर कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आरबीसी की संख्या सर्वाधिक किसमें पाई जाती है, संसार में सर्वाधिक आरबीसी की संख्या किसमें पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो आरबीसी की जो सर्वाधिक संख्या पाई जाती है तो वो एक प्राणी है संसार में आरबीसी की। यहां पर मैं इसको रफ कर देता हूं। बारह पॉइंट हो चुके हैं, 13वां पॉइंट है अपना, आरबीसी की सर्वाधिक संख्या किसमें पाई जाती है। पॉइंट नंबर 13, और यह है कि आरबीसी की सर्वाधिक संख्या एक प्राणी है जिसका नाम है एम्फ्यूमा। क्या नाम है, एम्फ्यूमा, एम्फ्यूमा। और उस एम्फ्यूमा में आरबीसी सर्वाधिक संख्या में और सबसे बड़ी होती है। आरबीसी सर्वाधिक संख्या में और सबसे बड़ी होती है, ये बात अपने को याद रखनी है। और देखो आरबीसी की जो सर्वाधिक संख्या तो एम्फ्यूमा में है, लेकिन स्तनधारी की अगर बात करें, स्तनधारी में, स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी। तो याद रख लेना, स्तनधारियों के अंदर जो सबसे बड़ी आरबीसी होती है वो किसकी होती है, हाथी के अंदर सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है। अगर अगली बात करें स्तनधारियों के अंदर, स्तनधारियों में सबसे छोटी आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी किसमें होती है, तो याद रख लेना, अगर स्तनधारियों में सबसे छोटी आरबीसी की बात करें तो वो है कस्तूरी मर्ग। क्या है, कस्तूरी मर्ग, जिसको अपन कह सकते हैं कस्तूरी हिरण कह सकते हैं, जिसको अपन कहते हैं। ठीक है ना। और अगर यहाँ पर तो ये हो गया आरबीसी की छोटी और बड़ी में,
ठीक है ना भाई। संसार में सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो किसकी होती है? एम्फियोमा की होती है। सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? एम्फियोमा की। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? हाथी की। और स्तनधारी में सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? कस्तूरी मर्ग की। अगर पूछ ले संसार में सबसे छोटी आरबीसी किसकी है, तो भी वो कस्तूरी मर्ग ही आंसर होगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये पॉइंट हो गया 13। 14वें पॉइंट की अगर अपन बात करें, 14वां पॉइंट ये कहता है कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी को अपन मापते हैं किस यंत्र से? तो आरबीसी मापन यंत्र, आरबीसी मापन यंत्र, आरबीसी मापन यंत्र, आरबीसी मापन यंत्र होता है हीमोसाइटोमीटर। क्या कहते हैं इसको? हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर कहते हैं इसको। ठीक है ना। और लास्ट अपन 15वें पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो लास्ट वाला पॉइंट है कि आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी का कार्य क्या है? तो आरबीसी का जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है वो कार्य ये है कि आरबीसी काम करती है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो आरबीसी आपको पता है ऑक्सीजन को जोड़ लेती है और ऑक्सीजन को जोड़ने के उपरांत पूरे शरीर में उसको घुमाती है। ठीक है ना। तो ये बात अपने को याद रखनी है, ये इस ऑक्सीजन आरबीसी का कार्य होता है। तो मैंने आपको आज आरबीसी के बारे में, रक्त कणिकाओं में सबसे पहला पॉइंट जो आरबीसी है उसके बारे में आपको अच्छे से बताया है। अगली क्लास के अंदर मैं आपको डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में बताने वाला हूं। तब तक के लिए आपको क्या करना है कि तब तक के लिए आपको ये जो आरबीसी जो मैंने आपको ये 15 पॉइंट बताए हैं, इन 15 पॉइंटों को याद करना है, अपनी नोटबुक के अंदर इसको लिखना है। ठीक है। क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और सर्वाधिक क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, आरबीसी से ही बनते हैं। ठीक है। तो अपने को याद रखना है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल जीडी क्लासेस 96 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।